हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उत्तम देव। तो आज लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आज इस चैप्टर में चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज के बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो, उसके बाद कोलोम्स लॉ देखेंगे, उसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे और साथ में एस एल अरोरा और एच सी वर्मा बुक से कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ये वीडियो जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए है, साथ में मैं नीट और जेई के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो बाद में आप लोग देखना। पहले बेसिक जो है और 12th एग्जाम के लिए अभी पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये खुद का पार्टिकल्स का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके लिए उसमें एक क्षमता आ जाता है कि वो कोई दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। तो कब अट्रैक्शन होता है, कब रिपल्शन होता है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी क्या बोला कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इट इज एन इंट्रिंसिक property of a particle due to which a rise on attraction or repulsion occurs in that particular particle या in that particle। तो ये खुद का एक प्रॉपर्टी होता है पार्टिकल का, जिसके लिए वो क्या करता है, दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ठीक है, तो ये लिख लो। अच्छा, तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली चैप्टर है चार्ज इज एट रेस्ट, मतलब रेस्ट पे है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो किसी जगह देख सकते हो कि चार्ज थोड़ा बहुत जा रहा है, ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस मोशन नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस मोशन होता है तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, करंट। ठीक है, तो वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो अभी जो स्टडी करेंगे वो सारा क्या है, चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो इफ चार्ज इज इन continuous motion then it constitutes electric current। तो
अगर चार्ज मोशन पे है तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रिक करंट। वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो चार्ज को लेके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ। उसके बाद जैसे सील कीबोनाइड रॉड होता है उनमें फ्रिक्शन करवाया, तो देखा कि दो तरीके का चार्ज होता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारा हुआ, उसमें हम लोग नहीं जा रहे, ठीक है, हम लोग बेसिक पढ़ रहे। तो लॉ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसे कि मैंने कहा बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हुआ, उसके बाद देखा गया कि चार्ज क्या होता है, ओनली टू टाइप्स होता है। देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। क्या क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और सेकेंड लॉ क्या दिया, क्या मिला, देखा गया कि अगर दो सेम चार्ज होता है, लाइक चार्ज होता है, तो उनमें रिपल्शन होता है, और अगर अनलाइक चार्ज होता है तो उनमें एट्रैक्शन होता है। तो लाइक चार्जेस attract and unlike charges repel each other। ये एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन हुआ, उसके बाद फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया, जिसमें मिला क्या, दो तरीके का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और दो अगर लाइक चार्ज है, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत लिखा है मैंने, हाँ, लाइक चार्जेस रिपेल हो जाएगा, सॉरी। अगर लाइक चार्जेस है तो रिपेल होगा, और अगर अनलाइक चार्ज है तो एट्रैक्ट होगा। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस एट्रैक्ट ईच अदर। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लो कोई एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इनमें से क्या होगा, लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब एक दूसरे को इस तरफ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी दूर जाएगा, ये भी दूर जाएगा, ठीक है। अगर दोनों चार्ज माइनस है, ये दोनों चार्ज माइनस है, तब भी इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, मतलब दोनों खुद के पास अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज of electric charge। तो नंबर 1,
एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर क्या है? पहले मैं लिखता हूं द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द algebraic sum of all the charges located in different positions inside the सिस्टम। मतलब क्या है? कोई भी एक सिस्टम के अंदर जितना चार्ज है उन सब का अगर एल्जेब्रिक सम करोगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लो, एक्सप्लेन करते हैं उसको और अच्छे से। एग्जाम्पल ले लेते। सपोज ए सिस्टम contains चार्जेस मान लो Q1, Q2, एक मान लो -Q3, ऐसे डॉट 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 डॉट, सपोज मान लो Qn इतना चार्ज है। सपोज मान लो कोई एक सिस्टम है, उसके अंदर Q1, Q2, Q3 माइनस है, सपोज मान लो ऐसे डॉट डॉट Qn चार्जेस है। तो क्या बोला, ये सिस्टम का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक सम Q1 प्लस Q2, अगर माइनस है तो माइनस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn, ये हो जाएगा एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो टोटल चार्ज मिल जाएगा कोई भी सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन क्या है? ये क्वांटम वर्ड से आया है। क्वांटम क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी का सबसे छोटा जो अमाउंट होता है वो होता है क्वांटम। और चार्ज का बेसिक मतलब क्वांटम सबसे छोटा क्वांटिटी माना जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज क्या है? फंडामेंटल चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E, और उसका वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलोम। कोलोम होता है चार्ज का SI यूनिट। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है इसको फंडामेंटल माना जाता है, मतलब सबसे छोटा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बोला? चार्ज always exists as an integral multiple of the charge of an electron. Charge of an इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी चार्ज है, सपोज मान लो Q, ये हमेशा
इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब n क्या होता है? इंटीजर। -1 -2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से समझो। हमेशा n का वैल्यू कैसे आएगा? इंटीजर वैल्यू आएगा। लिख लो। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लो बोला डज 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कोलम एग्जिस्ट। क्या इतना अमाउंट चार्ज है? हो सकता है। तो आप लोग क्या करोगे? Q इक्वल टू एन लगाओ। तो N इक्वल टू क्या होता है? Q बाई E। तो Q कितना बोला है? 3.2 इंटू 10 की पावर -9 बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो देखो ये 1.6 3.2 तो 2 और ये तो कैंसिल। तो देखो n का वैल्यू क्या आया? इंटीजर वैल्यू आया। तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन देंगे तो ये फॉर्मूला यूज करके आप n का वैल्यू देखो, माइनस आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो हो गया ये। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नंबर 1 बोला है द टोटल चार्ज ऑफ an isolated system remains constant। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कैसे? सपोज मान लो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है और इसमें से कुछ चार्ज इसमें चला गया, तो आप बोलोगे इसका तो चार्ज कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना? तो आप ये पूरा सिस्टम को यूनिवर्स मान लो ना, तो फिर तो क्या होगा? चार्ज तो सेम ही रहेगा ना। तो यही बोला है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यही बोला है। और नेक्स्ट नंबर 2 बोला है चार्ज कैन neither be created nor destroyed. It can only transferred from one body to another। मतलब चार्ज को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ क्या हो सकता है? ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, इतना ही है। ठीक है, अभी देखो लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं? रिपेल, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो रिपेल मतलब क्या है? कोई फोर्स से रिपेल कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना? तो कितना होगा? मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ठीक है, वो कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट कोलम्ब ने एक लॉ दिया था,
जिसको हम लोग कहते हैं कोलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लॉ। तो पढ़ते हैं कोलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक चीज याद रखना, कोलोम्स लॉ कहां पे वैलिड होगा? जहां पे पॉइंट चार्जेस, लिख के रख सकते हो, ये किसके लिए होगा? पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे कोई पॉइंट है ऐसा ऐसा, और उनमें सेपरेशन क्या है? बहुत बड़ा है। जो साइज है उससे सेपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी कोलोम्स लॉ वैलिड होगा। जैसे ऐसा कुछ है, ये कोई पार्टिकल, यहाँ पे आप कोलोम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखो बहुत कम ही है, साइज देखो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि ये लॉ क्या होगा? पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन भी यही है। ठीक है, कि आप एक्सटेंशन अगर कर रहे हो किसी बॉडी को तो उस पर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अभी लॉ क्या बोला है? सपोज मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज जैसे Q1 और ये कोई पॉइंट चार्ज है Q2 और इनमें सेपरेशन है R, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिया है, मतलब फोर्स तो सेम ही रहेगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो उन्होंने क्या कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charges is, इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वो क्या बोला? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to the product of two charges, product of two charges and inversely proportional to the square of the distance, square of the distance between them। मतलब मान लो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन F है, तो उन्होंने कहा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब Q1 इंटू Q2। मतलब चार्ज का जो जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। और दूसरा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब 1/r², स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए 1/r²। मतलब जितना डिस्टेंस दूर होगा फोर्स इतना कम होता जाएगा। ठीक है, तो लिख लो, इसको कंबाइन करते हैं फिर ये दो इक्वेशन, आप लोग नीचे नीचे लिखना। अच्छा मैं इधर ही लिखता हूँ। तो दोनों को कंबाइन करो तो क्या आ रहा है? F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई r², सॉरी Q1 इंटू Q2 बाई r²। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन अगर करना है तो कांस्टेंट एक लाना पड़ेगा, तो F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई r²।
तो लिख लो इतना। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ स्पेस, या वैक्यूम बोल सकते हो, या एआर बोल सकते हो। ठीक है, एआर में भी एप्सिलॉन नॉट ही लिया जाता है। अगर कोई भी और मीडियम है तो सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे। ठीक है, तो इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? नियरली इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1, न्यूटन टू द पावर -1 और मीटर टू द पावर -2। तो इतना आप लिख लो। अच्छा, तो अभी यहाँ पे अगर f इक्वल टू 1/4 इंटू 3 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद ये नियरली इक्वल टू आ जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये कब कर सकते हो? सिर्फ जब फ्री स्पेस है या वैक्यूम है या एयर है तब आप इसका वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो लिख लो ये। अच्छा, तो कोई भी मीडियम अगर है तो एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? कोई भी मीडियम तो लिखेंगे हम लोग 1/4 एप्सिलॉन और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर F क्या है? वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम या फ्री स्पेस है तो हम लोग लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एक काम करो, डिवाइड कर दो F वैक्यूम बाई F कोई भी मीडियम। तो क्या आ गया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर बाई 1/4 एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, 4 पाई भी कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कहाँ लिखे? यहाँ पे लिखे। तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आया। ठीक है, इक्वल टू एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम। ठीक है, तो ये जो है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कहाँ लिखे यहाँ पे लिखते हैं K इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, मतलब वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है और मीडियम, कोई भी मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है, इसका जो रेशियो होता है वही होता है इसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नया कांस्टेंट मिला हम लोग को ये कंपैरिजन के लिए कि वैक्यूम में कितना फोर्स हो रहा है और मीडियम में कितना फोर्स हो रहा है।
तो ये जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है कूलम होता है, तो 1 कूलम का डेफिनेशन, ऑफ 1 कूलम। तो देखो अगर वैक्यूम में है तो F इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁹9, ठीक है ना। और अगर उनमें डिस्टेंस जो है R वो भी कितना है, वो है 1, और मान लो दोनों चार्ज सेम है Q इंटू Q, तो कितना आ रहा है, और Q दोनों को मान लो यूनिट है Q इंटू 1, तो F कितना आ रहा है, F आ रहा है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन कैसे लेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच रिपेल्स, यहाँ पे सेम चार्जेस लिया है, लाइक चार्जेस, विच रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज with 9 into 10⁹9 Newton when placed in vacuum VAC at 1 meter distance from each other। ठीक है ना। अगर दोनों सेम और इक्वल है और दोनों के बीच डिस्टेंस 1 मीटर है, तब फोर्स कितना आ रहा है, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। तो उसी अमाउंट चार्ज को बोलते हैं 1 कूलम चार्ज। ठीक है, अभी देखो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन भी है। तो कूलम्ब्स लॉ से क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। अभी डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो मान लो ये कोई चार्ज है Q1 और ये कोई चार्ज है Q2। और उनके बीच में डिस्टेंस है R। तो अभी वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे, ये Q1, तो फोर्स कैसे लिखते हैं, देखो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q2 इसके ऊपर जितना फोर्स दे रहा है, इसको कैसे लिखें, इज F12, मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 ड्यू टू 2 इज, तो F12 वेक्टर देके लिखते हैं 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई क्या है, R²। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो वेक्टर लगाना पड़ेगा, मतलब यूनिट वेक्टर क्लास 11th में पढ़ा था। यूनिट वेक्टर का काम ही होता है डायरेक्शन डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो Q2 इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा तो इसका इस तरफ होगा,
तो ये देखो अगर ये 1 है ये 2 है तो ये कैसे हो रहा है, 2 से 1 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगाओगे R2 to 1, ये देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे तुम R12 लगा सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस R12, लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है वो क्या लगाना पड़ेगा, R21, क्योंकि इसके लिए इस तरफ जा रहा है, ठीक, लिख लो ये। फिर अगर करेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो क्या लिखोगे, कहां पे लिखो, यहाँ पे लिखता हूं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज, क्या लिखेंगे, F21। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R²। और यहाँ पे देखो 2 के ऊपर 1 कैसे लगाएगा, ऐसे। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन सा आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ R1 से लेके 2, R12 के, ठीक है। तो अभी देखो R21 और R12 दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R21 इक्वल टू माइनस R12। और या इसका वैल्यू तो 1 है, यूनिट वेक्टर होता है, तो आप कैप से भी लिख सकते हो, ठीक है, हाँ कैप से भी लिख सकते हो ऐसे। तो दैट मीन्स अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो ये हो जाएगा, ये भी लिख सकते हो तुम, R12 इक्वल टू माइनस R21। तो दैट मीन्स एक फोर्स अगर पॉजिटिव है दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो इसका इंपॉर्टेंस देख लो क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या कहा था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, कूलम्ब्स लॉ, इट ओबेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा लाइन, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ, ठीक है ना। तो इतना तक अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट वीडियो में इसका रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल वो भी करेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।